हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की 12th क्लास की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 4, जिसका नाम है 1991 की नई आर्थिक नीति। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक 9 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि नई आर्थिक नीति का मूल्यांकन कीजिए, अथवा नई आर्थिक नीति अपनाने के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन करो। इसका यह अर्थ हुआ कि जब भारत ने नई आर्थिक नीति यानी एलपीजी नीति को अपनाया, तो इसको अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो उन प्रभावों को बताना है। यही हमारा मूल्यांकन कहलाता है। इसे मूल्यांकन कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए, एक ही बात है। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 10, नई आर्थिक नीति अथवा एलपीजी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्न अच्छे व बुरे प्रभाव देखने को मिले हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। एलपीजी के अच्छे प्रभाव। अब हम बात करेंगे एलपीजी अपनाने से यानी नई आर्थिक नीति अपनाने से क्या क्या अर्थव्यवस्था पर अच्छे यानी सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। तो पहला इसका अच्छा प्रभाव है कंपायमान अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कंपायमान अर्थव्यवस्था बन गई है। देश की समूची आर्थिक गतिविधियों के स्तर में वृद्धि जीडीपी की समृद्धि को दिखाती है। यानी कि जहां पहले अर्थव्यवस्था हमारी एक स्थिर और जर्जर अर्थव्यवस्था थी, 1991 के बाद अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कंपायमान हुई है, मतलब थोड़ी सी उसमें गति आई है और अब समूची आर्थिक गतिविधियां जो है उनके स्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है और इस कारण से देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बढ़ रहा है और अब ये बढ़ करके लगभग 8% के आसपास हो गया है। तो पहली इसकी जो लाभ है वो कंपायनवाद अर्थव्यवस्था है। सेकंड, औद्योगिक उत्पादन का प्रेरक। भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी नीतियां औद्योगिक उत्पादन की प्रेरक सिद्ध हुई। एलपीजी नीतियों के बाद ही भारत का आईटी उद्योग को वैश्विक पहचान मिली। इसका यह अर्थ हुआ कि जब हमने एलपीजी नीति को अपनाया, इसको अपनाने से इससे उद्योग उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि नई नई प्रकार की कंपनीज आई, नए नए प्रकार के क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट हुआ, जिससे कि उत्पादन हमारा बढ़ने लगा। और भारत का जो आईटी सेक्टर, जो विश्व में सबसे पावरफुल सेक्टर माना जाता है, इंडिया का आईटी सेक्टर, उसको भी एलपीजी नीति के आने के बाद ही एक औद्योगिक और एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। तो ये सेकंड इसका लाभ रहेगा कि औद्योगिक उत्पादन का ये प्रेरक माना जाता है। वहीं तीसरा है राजकोषीय घाटे पर रोक। निरंतर बढ़ता राजकोषीय घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की प्रक्रिया के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। एलपीजी नीतियों के अपनाने से यह जीडीपी के 8.5% से कम होकर जीडीपी का लगभग 3.5% हो गया। यानी राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि सरकार का व्यय जब सरकार की आय से अधिक हो जाता है, तो व्यय और आय के बीच जो अंतर बनता है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इस राजकोषीय घाटे को भरने के लिए सरकार को उधार पैसा लेना पड़ता है, जिस पर उसको ब्याज भी देना पड़ता है, जिससे सरकार को लगातार उसके घाटे और ब्याज से काफी पैसा जो है वो चला जाता है। विकास के जो स्तर पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए वो विकास के स्तर में खर्च ना होकर के ब्याज भुगतान में और उस घाटे को पूरा करने में चला जाता है। लेकिन ऐसा जब होता था जब सरकार के पास इनकम कम हुआ करती थी और एलपीजी की नीति को हम फॉलो नहीं करते थे। लेकिन जब सरकार ने एलपीजी की नीति को फॉलो किया तो सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो कम हो गया, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए अब निजी क्षेत्र से पैसा आने लगा। यही कारण है कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, जो घाटा होने के कारण से निवेश नहीं हो पा रहा था, अब वो जो खतरा है वो कम हो गया है और अब राजकोषीय घाटा 8.5% से घट करके 3.5% के स्तर पे आ गया है, जो कि संतुलित अवस्था में ही लगभग माना जाता है। तो इससे एक तीसरा जो लाभ हुआ है वो हुआ है कि राजकोषीय घाटे का जो स्तर है वो कम हो गया है। तो ये हमारे थे एलपीजी के अच्छे प्रभाव। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एलपीजी को अपनाने से क्या क्या खराब प्रभाव देखने को मिले। जहां एलपीजी को अपनाने से अच्छे प्रभाव देखने को मिले हैं, वहीं एलपीजी को अपनाने से कुछ खराब प्रभाव भी देखने को अर्थव्यवस्था में मिलते हैं। जैसे पहला है कृषि की अवहेलना। 1991 की नई आर्थिक नीति का प्रभाव
द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों पर देखने को मिला है, जिससे कृषि क्षेत्र को एक बड़ा धक्का लगा है। वह इसकी वृद्धि दर काफी कम 2 से 3% ही हो गई है, जिससे खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हो गई है। इसका यह अर्थ हुआ कि एलपीजी को अपनाने से जो निवेश सबसे ज्यादा आ रहा है वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में आता है। कृषि क्षेत्र पर इन्वेस्टमेंट एलपीजी के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से जो कृषि क्षेत्र है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है और इसको लाभ का क्षेत्र ना मान करके इस पे इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसके कारण से जो कृषि क्षेत्र है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है और इसकी जो विकास दर है वो अब काफी कम हो गई है, जो कि 2 से 3% ही रह गई है, जिसके कारण से कृषि उत्पादन जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। और अगर कृषि उत्पादन कम हो गया तो इससे खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो ये इसका एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं सेकंड इसका नकारात्मक प्रभाव है कि विकास प्रक्रिया का शहरी केंद्रीकरण। एलपीजी नीतियों का प्रभाव शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। सभी एमएनसी शहरी क्षेत्रों में ही अपना केंद्र बिंदु बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें वहां वांछित आधारिक संरचना मिल जाती है। इससे ग्रामीण और शहरी अंतर बढ़ा है। इसका यह अर्थ हुआ कि एलपीजी नीतियों को अपनाने से इसका जो सबसे ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित इसलिए होते हैं कि जो एमएनसी कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो उन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करती हैं जहां पे आधारिक संरचना का सही तरीके से विकास हो, मतलब पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जहाँ पे आसानी से मिल जाए और लोग भी अधिक मात्रा में हो, जो कि केवल शहरों में ही देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा शहरों में निवेश किया जाता है और इससे शहर जो है वो विकसित हो जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण स्तर पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही किसी प्रकार का कोई निवेश किया जाता, जिसके कारण से जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया है, मतलब रुक गया है, और जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में काफी अंतर देखने को मिलता है आर्थिक विकास के स्तर पर, और यह आर्थिक असमानता को दिखाता है। तो ये इसका सेकंड लॉस है। वहीं थर्ड है आर्थिक उपनिवेशवाद। एमएनसी भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने आर्थिक नियंत्रण को बढ़ा रही है। इसका अर्थ एमएनसी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए भारतीय बाजारों का शोषण कर रही है और इससे घरेलू उत्पादक कमजोर प्रतियोगिता के कारण पीछे हो रहे हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि जो एमएनसी कंपनी होती है वह घरेलू बाजार में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं वो इनसे प्रतियोगिता नहीं कर पाते और वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, जिसके कारण से जो एमएनसी कंपनियां हैं वही अपने प्रोडक्ट को लगातार बेचती हैं, जिसके कारण से जो छोटे छोटे उत्पादक हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और इससे जो घरेलू उत्पादक है वो कमजोर प्रतियोगिता के कारण से पीछे हो रहा है और एमएनसी कंपनी जो है वो लगातार अपना एक आर्थिक जाल बिछा रही है, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को वो अपने अधीन कर लेना चाहती हैं और यह आर्थिक उपनिवेशवाद की श्रेणी में माना जाता है। यानी कि इससे आर्थिक उपनिवेशवाद फैलेगा, हम एमएनसी के अधीन या गुलाम हो जाएंगे। तो ये सभी इसके बुरे प्रभाव हैं जो कि एलपीजी नीतियों में देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नई आर्थिक नीति का मूल्यांकन, जिसमें हम लोगों ने नई आर्थिक नीति के क्या अच्छे प्रभाव रहे और क्या बुरे प्रभाव रहे इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और ये वीडियो आप लोग लगातार वॉच करें और इसको 2-3 बार स्टडी करें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से हर पॉइंट जो है क्लियरली समझ में आ जाए और उसके बाद आप लोग इसको अपने आंसर राइटिंग में लेके आए ताकि इसको आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। इसके बाद हम इस चैप्टर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और आप लोग लगातार वीडियोस को देखें और अपने फ्रेंड्स आदि को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको आसानी से स्टडी करके पॉइंट्स को समझ सकें। और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।